चलिए जी, तो हम लोग आज की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे। आज की क्लास में हम लोग मिलकर के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। मैं आप लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये वाला टॉपिक जो है मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये वाला टॉपिक मैं आप सब बच्चों के साथ आज की जो क्लास है इसमें डिस्कस करने वाला हूं। इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में, उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहां मैंने आपका टॉपिक का हेडर बना दिया इशू ऑफ डिबेंचर्स, टॉपिक का हेडर बना दिया इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहले हम इशू की बात करेंगे और उसके बाद हम रिडम्पशन की बात करेंगे। बेटे अगर मैं आपको बताऊं, एक कंपनी दो तरह से फंड्स जो है वो अपनी कंपनी के लिए रेज करती है। पहला होता है शेयर कैपिटल और एक होता है हमारे पास डिबेंचर। मतलब कंपनी डिबेंचर इशू करके भी अपने जो फंड्स हैं उनको रेज कर सकती है। अब मैं आप सब बच्चों को पहले से एक बात बता देना चाह रहा हूं, इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, जितना आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ लिया, फाउंडेशन लेवल पर कहीं भी पढ़ लिया, इशू ऑफ डिबेंचर उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि जितना आप लोगों ने पहले पढ़ा है उससे अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये बात मान के चलिए, इशू ऑफ डिबेंचर जितना आप लोगों ने पहले पढ़ा ये उतना ही है। लेकिन जब मैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला पार्ट करवाऊंगा उसमें कुछ नई चीजें आपके सामने निकल करके आएंगी। अभी आप मेरी बात को सुनिए। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, कि मीनिंग ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का मीनिंग क्या है, तो मैंने लिखा इन एडिशन टू रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर टू द कंपनी रिक्वायर्ड फंड्स और लॉन्ग टर्म में बोरो द मनी बाय द डिबेंचर। मतलब अगर एक कंपनी को पैसा बोरो करना है तो कंपनी अमाउंट बोरो करने के लिए डिबेंचर इशू कर सकती है। मैंने लिखा अ कंपनी इशू यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर होता है बेटे उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील पहले से लगी होती है। अ डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट टेकन बाय द कंपनी एज दीज आर इशू अंडर द सील ऑफ कंपनी। डिबेंचर एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है जिसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील ऑलरेडी लगी होती है। और अगर मैं बात करूं कंपनी के डिबेंचर के अंदर मीनिंग की, तो आप ये देखिएगा डिबेंचर का जो मीनिंग है वही मैंने बताया कि डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। आप मेरी बात सुनिएगा, एक्नॉलेज अ डेट एंड कंटेनिंग द प्रोविजन रिगार्ड द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज द फिक्स रेट। जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर यह भी मेंशन होता है कि हम प्रिंसिपल का पेमेंट हम आपको कब रिफंड कर देंगे। उसके अंदर यह भी मेंशन होता है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से दिया जाएगा और कब कब दिया जाएगा, सब कुछ उसके अंदर आपका मेंशन रहता है। डिबेंचर एक तरह का डेट होता है। डेट का मतलब होता है लोन। ये बात आप लिख लीजिए, डेट का मतलब क्या होता है बेटे, डेट का मतलब होता है लोन। ये बात आप लिख लीजिए, डेट का मतलब होता है लोन। डेट की कुछ ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनडेप्थनेस बाय द कंपनी द होल्डर ऑफ अमाउंट स्टेटेड इन इट। मतलब ये कि एक तो ये एक्नॉलेजमेंट है जिसमें ये मेंशन होता है कि हमने सामने वाली पार्टी जो डिबेंचर होल्डर है
उससे कितना अमाउंट हमने लिया हुआ है, एक तो उसमें यह मेंशन होता है। दूसरी बात, इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की कॉमन सील के अंडर इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। इट प्रोवाइड अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स रहेगा। इट प्रोवाइड द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट द फिक्स्ड डेट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रीपक्चुअल और इरिडीमेबल डिबेंचर, डिबेंचर का पेमेंट कौन सी डेट को होगा ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है। इट मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, डिबेंचर किसी एसेट पर सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। मतलब यहां मैं आपको आगे जाके अभी पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर में एक फ्लोटिंग चार्ज होता है डिबेंचर के ऊपर कि भाई आपकी एसेट्स को बेचकर पहले हम डिबेंचर्स की पेमेंट करेंगे, ऐसा राइट हम डिबेंचर होल्डर को दे देते हैं। फ्लोटिंग और फिक्स दो तरह के चार्ज होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अगर एक डिबेंचर पर फ्लोटिंग या फिक्स चार्ज है तो वो डिबेंचर अपने आप में क्या हो गए, सिक्योर्ड हो गए। एंड इट इज एक्सप्रेस वन ऑफ द सीरीज लाइक अ डिबेंचर एक्सेप्ट विच द सिंगल डिबेंचर इज इश्यू टू द वन पर्सन, डिबेंचर जो है वो कोई सिंगल पर्सन की पेमेंट नहीं होता है। डिबेंचर जो होता है वो एक तरह की सीरीज होती है जिसमें हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स को अपना जो पेमेंट है वो करवाते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे जिसमें जो है कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने वाली है। तो डिबेंचर कोई एक सिंगल पेमेंट नहीं होता है, डिबेंचर में नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो इशू किए जाएंगे, ऐसा हमें बोला गया। सबसे पहली बात तो हमें यह समझनी है कि डिबेंचर की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताई। आप सब बच्चे पहले मेरे को इतना बताएंगे, इतना पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर है क्या? आप सब बच्चे मेरे को ये बताएंगे इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। फटाफट से सब लोगों के रिप्लाई मेरे पास आने चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता रहा हूं। फटाफट से आप लोगों के रिप्लाई मेरे पास आ जाने चाहिए। बताइए कि शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है, ये रिप्लाई आप लोगों के मेरे पास आ जाने चाहिए। अगर ये चीज है तो ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, हम बात करेंगे शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग बात करेंगे शेयर में और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये देखिएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस मैंने बताए, शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। अब ये मत समझना कि सर थ्योरी पढ़ा के बोर कर रहे हैं। भाई जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं। ये देखिएगा पहला डिफरेंस, कैपिटल वर्सेस लोन। जो शेयर होता है वो ओनर्स की कैपिटल का पार्ट होता है, जबकि डिबेंचर एक तरह का लोन होगा, एक तरह का डेट होगा। ये वाली बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। नंबर 2, रिवार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। जो शेयर होगा, रिवार्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिविडेंड, यानी कि अगर आपने शेयर्स में पैसे लगाए तो ये बात मानकर चलिएगा उसके बदले में आपको मिलने वाला है डिविडेंड। और अगर मैं बात करूं डिबेंचर, तो डिबेंचर होल्डर को उसके रिवार्ड में मिलने वाला है इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को मिलेगा इंटरेस्ट, जबकि शेयर होल्डर को मिलने वाला है डिविडेंड। फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मैं आपको बता दूं फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इस बात का मतलब यह हुआ कि भाई अगर रेट ऑफ डिविडेंड की बात करूं, इट मे बी वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, सॉरी डिविडेंड का जो अमाउंट है वो ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा आपके शेयर होल्डर डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर। इसको हम वेरी कर सकते हैं, ईयर टू ईयर ये चेंज हो सकता है। जबकि डिबेंचर पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट का रेट है ये वेरी नहीं करेगा, ये हर साल क्या होगा, सेम होगा। अगर डिबेंचर फ्लोटिंग रेट वाले हैं जिनमें आरबीआई की पॉलिसी चेंज होने पर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया जा सकता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कभी भी वेरी नहीं करेगा। डिविडेंड इन द केस ऑफ शेयर वेरी करेगा, बट डिबेंचर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वेरी नहीं करेगा।
इसके अलावा एक पॉइंट है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। एक पॉइंट है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो डिविडेंड का पेमेंट होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ प्रॉफिट। इट कैन नॉट बी मेड इफ देर इज नो प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट के केस में होते हैं बेटे, लॉस के केस में नहीं होते। इसका मतलब यह हो गया कि डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर आपके बिजनेस को हुआ प्रॉफिट तभी हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। अगर डिविडेंड लॉस हुआ तो हमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। एप्रोप्रिएशन ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट होगा बेटा। जबकि अगर मैं बात करूं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एंड इट मेड इवन देर इज नो प्रॉफिट। मतलब ये चार्ज हमें देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये हमें देना पड़ेगा। और प्रायोरिटी एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड के पेमेंट की प्रायोरिटी की बात हम करें तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड गेट नो प्रायोरिटी ओवर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब डिविडेंड की अगर प्रायोरिटी है तो याद रुकिएगा, अगर मैं डिबेंचर और शेयर की बात करूं तो डिबेंचर को मिलने वाले इंटरेस्ट की प्रायोरिटी है, जबकि डिविडेंड की प्रायोरिटी नहीं है। मतलब ये अगर कंपनी प्रॉफिट कमा ले और हमें डिबेंचर होल्डर को देना हो इंटरेस्ट और शेयर होल्डर को देना हो डिविडेंड, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे, बाद में हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की बात करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द वाइंड अप। कल को अगर हमारी कंपनी वाइंड अप होती है, कल को हमारी कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो वाइंड अप के केस में पहले किसका पेमेंट होगा, तो मैंने बोला पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर। मतलब पहले डिबेंचर का पेमेंट होगा, बाद में शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा। यहां देखिएगा पेमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी ने अगर शेयर कैपिटल का पेमेंट, अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल का पेमेंट करना है और डिबेंचर का पेमेंट करना है तो कंपनी पहले किसका पेमेंट करेगी बेटे, शेयर कैपिटल डिबेंचर का, बाद में किसका पेमेंट करेगी बेटे, शेयर कैपिटल का। ये वाली बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके अलावा सिक्योर्ड बाय द चार्ज, याद रखिएगा सिक्योर्ड डिबेंचर हो सकते हैं, शेयर कभी सिक्योर्ड नहीं हो सकते। डिबेंचर आपके सिक्योर्ड हो सकते हैं, शेयर आपके कभी भी सिक्योर्ड नहीं होंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट, मैं आपको बता दूं एक कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, जबकि डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। यहां सेक्शन गलत है, सेक्शन 53 आएगा यहां। इसके बाद वोटिंग राइट। अगर मैं वोटिंग राइट की बात करूं, शेयर होल्डर जनरली इंजॉय द वोटिंग राइट। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होंगे, जबकि डिबेंचर होल्डर के पास जनरली वोटिंग राइट नहीं होते। और कन्वर्टेबिलिटी का राइट अगर मैं बता दूं तो कन्वर्टेबिलिटी में बेटे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता। मतलब जो इक्विटी शेयर होंगे उनको कभी भी दूसरी किसी यूनिट में कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता, जबकि डिबेंचर होल्डर के पास कन्वर्टेबल राइट होता है। मतलब डिबेंचर होल्डर को दूसरी किसी यूनिट में कन्वर्ट जो है वो करवाया जा सकता है। डिबेंचर के केस में कन्वर्टेबल राइट होंगे, शेयर के केस में कन्वर्टेबल राइट नहीं होते हैं। ये वाली बात हमें समझ के चलनी है। इसके अलावा अगर मैं टाइप्स ऑफ शेयर की बात करूं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर की बात करूं, शेयर अभी पढ़ाया तो इसलिए शेयर शेयर याद आ रहा है। अगर मैं डिबेंचर के टाइप्स की बात करूं तो डिबेंचर के जो टाइप हो सकते हैं, पहले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दो तरह के डिबेंचर हो सकते हैं। सिक्योर्ड कौन से होंगे, दीज डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज अपॉन सम एसेट्स ऑफ द कंपनी। दीज आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है।
जो फिक्स चार्ज होगा वो मोर्गेज होगा स्पेसिफिक एसेट पर, एंड दीज एसेट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, एंड द सेल प्रोसीड of these assets are utilized first repaying the debenture holder, and the floating charge generally cover all assets of the company including the future one. फ्लोटिंग चार्ज या फिक्स चार्ज होगा डिबेंचर होल्डर के पास, जबकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो होंगे, दीज डिबेंचर आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अपॉन द एसेट, एंड द कंपनी मेयरली प्रोमिस टू पे इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट and repay the amount on maturity date. These type of debenture may be risky with point of view of investor. Investor point of view से थोड़े risky होंगे, क्योंकि secured में हमने आपको security दे दी, unsecured में थोड़ा आपके पास security नहीं होती है. दूसरा ऑप्शन होगा कन्वर्टेबिलिटी का. दो तरह के हो सकते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल. बेटे कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होंगे जिनके पास कन्वर्ट करवाने का राइट होगा. कन्वर्टेबल डिबेंचर, दीज डिबेंचर आर विच कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर. ये वो डिबेंचर हैं जिनके पास इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाने का राइट होगा, आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द इशू. दीज डिबेंचर मे बी फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल. In future, these debenture holder get to chance become shareholder of company. मतलब जो कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं उनको हमने एक ऑप्शन दे दिया कि भाई आप चाहो तो अपनी पेमेंट के बदले में नए शेयर या कन्वर्टेबल करवा लो, और अगर आप चाहो तो कन्वर्ट नहीं करवाना है तो भाई ऐसी सिचुएशन में हम आपको आपकी पेमेंट जो है वो कैश में दे देंगे. तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं उनके पास राइट होगा अपनी यूनिट को दूसरी किसी यूनिट में कन्वर्ट करवाने का, और जो नॉन कन्वर्टेबल होंगे उनके पास राइट नहीं होगा, दूसरी किसी यूनिट में कन्वर्ट करवाने का राइट उनके पास नहीं होगा. कन्वर्टेबल वालों के पास कन्वर्ट करवाने का राइट होगा, नॉन कन्वर्टेबल वालों के पास कन्वर्ट करवाने का राइट नहीं होगा. इसके अलावा एक टाइप आता है परमानेंस. डिबेंचर का एक टाइप हो सकता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर. रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनको कंपनी किसी आपकी एक रिडेम्पशन डेट पर फाइनली पेमेंट कर दे. रिडीमेबल डिबेंचर जो होंगे उनकी रिडेम्पशन डेट पहले से डिक्लेयर होती है. रिडीमेबल डिबेंचर की डेट पहले से डिक्लेयर होती है कि किस डेट को आपके डिबेंचर का रिडेम्पशन किया जाएगा, जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं उनकी रिडेम्पशन डेट पहले से डिक्लेयर नहीं होने वाली है. इरिडीमेबल की पहले से रिडेम्पशन की डेट पहले से डिक्लेयर नहीं होती है. कंपनी उनको लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम जो है वो कर सकती है. इसके अलावा एक आती है नेगोशिएबिलिटी. नेगोशिएबिलिटी में हमारे पास एक होंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होंगे बियर डिबेंचर. बेटे रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका नाम कंपनी के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है. रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होंगे जिनका नाम कंपनी में पहले से रजिस्टर्ड होगा, उन्हें हम लोग नाम देंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर का. और जो बियरर डिबेंचर होंगे वो डिबेंचर होंगे जिनका नाम कंपनी में पहले से रजिस्टर्ड नहीं होगा. बियरर को आप इजीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो, लेकिन जो रजिस्टर्ड होता है उसको आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. जो बियरर डिबेंचर होंगे, मैं आपको बता दूं, ये देखिए रजिस्टर्ड डिबेंचर में बोला गया दीज डिबेंचर आर पेबल एट रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हुज नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग रिकॉर्डेड इन द रजिस्ट्रार ऑफ द डिबेंचर होल्डर. मतलब ये कि जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होंगे उनको हम केवल उन्हीं लोगों को पेमेंट देने वाले हैं जिनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होगा. बियरर के केस में कोई नाम रजिस्टर्ड नहीं होगा. बियरर के केस में पेमेंट उसी को मिल जाएगा जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा. बियरर डिबेंचर एक 100 रुपए के नोट की तरह जिसके हाथ में उसी का होगा, है ना. बियरर डिबेंचर के केस में किसी तरह का कोई नाम रजिस्टर्ड नहीं होता है, जबकि आपके मैं बता दूं रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है.
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा ये देखिएगा प्रायोरिटी बेसिस पर एक होते हैं फर्स्ट मॉर्गेज और एक होते हैं सेकंड मॉर्गेज। प्रायोरिटी बेसिस पर पहले फर्स्ट मॉर्गेज वालों की पेमेंट होगी, बाद में सेकंड मॉर्गेज वालों की पेमेंट होने वाली है। ये मैंने कुछ टाइप बताए हैं और इन्हीं टाइप के यहां आप देखेंगे डिफरेंस मैंने बता दिए। रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर में, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल में, फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं बेटे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। अगर आपने डिबेंचर कैश में इशू किए तो उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं। पहली बात कंसीडरेशन, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश में क्या लिखा गया। पहली बात, डिबेंचर इशू मे बी फॉर कैश और फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश। कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डिबेंचर जो है इशू किए जा सकते हैं कैश के लिए भी और अदर देन कैश के लिए भी, ये पहली बात हो गई। डिबेंचर का इशू प्राइस एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है। एक कंपनी अपना डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों तरह से इशू कर सकती है। पेमेंट ऑफ इशू प्राइस, अगर आपको इशू प्राइस का पेमेंट करना हो तो मैं बता दूं, इशू प्राइस में बी पेबल आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट एट द डिफरेंट स्टेज। इशू प्राइस का पेमेंट आप एक ही बार में भी ले सकते हैं या आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे इशू प्राइस। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर डिबेंचर एट पार इशू किया गया, पार वैल्यू, पार वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर को हम पार वैल्यू बोलते हैं। एक हमारे पास आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, एक हमारे पास आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भाई मैं आपको बता दूं, डिबेंचर आर सेट टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन द डिबेंचर आर अप्लाइड 6,000 is more than the debenture offered 5,000। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने डिबेंचर आप पब्लिक को ऑफर करते हो, अगर उससे ज्यादा के लिए पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आएगा, उसे हम लोग नाम देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का। बेटे पेपर आपका मल्टीपल चॉइस है ना, एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको पहले से पता होना जरूरी है। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। ओवर सब्सक्राइब के बाद एक आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डिबेंचर आर सेट टू बी अंडर सब्सक्राइब व्हेन द डिबेंचर अप्लाइड आर लेस देन डिबेंचर ऑफर। जितने डिबेंचर आप पब्लिक को ऑफर करते हैं, अगर उससे कम के लिए सब्सक्रिप्शन आता है तो उसे हम लोग नाम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा एक पॉइंट है नेचर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एप्लीकांट टू हुम अप्लाइड फॉर द डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन का जो नेचर होगा वो मैं आपको बता दूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। नेचर ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट, नेचर ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट, तो मैं आपको बता दूं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट टू अलॉटी टू हुम डिबेंचर हैज बीन अलॉटेड। जिनको डिबेंचर अलॉट किए गए हैं उसे हम लोग नाम देंगे डिबेंचर अलॉटी, और डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए डिबेंचर अलॉटमेंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल, सब पर्सनल अकाउंट है। और नेचर ऑफ डिबेंचर अकाउंट इटसेल्फ, अगर मैं बात करूं इटसेल्फ डिबेंचर अकाउंट के नेचर की, तो डिबेंचर अकाउंट भी एक तरह का क्या होता है जी, पर्सनल अकाउंट होगा। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, डिबेंचर अकाउंट इटसेल्फ क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन, जो एक्सेस मनी होगा उसका क्या एडजस्टमेंट करेंगे।
unless otherwise stated in the question, excess money of application over and above due for allotment should be refunded to the allotee. जो एक्सेस मनी होगा उसे हम लोग अलॉटी को रिफंड कर देंगे अगर कुछ भी ना दिया हो, और अगर गिवन है तो हम अलॉटमेंट कॉल में एडजस्ट भी कर सकते हैं. एंट्री व्हेन द इशू प्राइस में बी पेबल इन लमसम. याद रखिएगा, अगर डिबेंचर का पैसा पूरा का पूरा एक ही बार लमसम में मंगवाया गया, इफ अमाउंट रिसीव इन लमसम, इफ अमाउंट रिसीव ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम, अगर हमें वो अमाउंट लमसम में मंगवाना हो, अमाउंट रिसीव ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम, अगर लमसम में अमाउंट हम मंगवाते हैं, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ये पहली एंट्री बनेगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सेकेंड एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. मतलब अगर आप डिबेंचर्स का सारा पैसा एक ही बार में कॉल कर देते हैं, एंट्री बना दी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. सेकेंड एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. ये वाली एंट्री हम लोग बना देंगे. इसके अलावा आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ बेटा. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा, रिडम्पशन की अगर मैं बात करूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट मेड टू द डिबेंचर होल्डर. रिडम्पशन का मतलब होता है कि अगर डिबेंचर होल्डर को आप लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दें. रिडम्पशन प्राइस क्या हो सकता है? रिडम्पशन प्राइस आपकी कंपनी में डिबेंचर का एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है. एक बार सब बच्चे रिप्लाई कर दो, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? फटाफट से रिप्लाई करो, फिर आगे की बात करूंगा. बताइए इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? बताइए. डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो एट पार और एट प्रीमियम दोनों तरह से रिडीम आपका हो सकता है. पहले मेरे को ये बता दो, इतना आप सब लोगों को क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर होगा फिर मैं इससे आगे की बात आपके साथ करने वाला हूं. बताइए, डिबेंचर का जो अमाउंट है एट पार और एट प्रीमियम दोनों तरह से रिडीम जो है वो किया जा सकता है. अगर हम बात करें इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो मैंने लिखा था पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग एंट्री ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर बेसिकली सिमिलर टू वन ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर. द डिफरेंस आर, सुनिए, एक कंपनी जो है वो डिबेंचर को जब अकाउंटिंग करेगी, पहली बात जैसे शेयर की अकाउंटिंग करते हैं उसी तरह से हम डिबेंचर की अकाउंटिंग भी करते हैं. लेकिन द टर्म डिबेंचर सब्स्टिट्यूट बाय द शेयर कैपिटल, जहां शेयर वर्ड आना था वहां डिबेंचर वर्ड आ जाएगा. ये पहली बात है. परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज प्रीफिक्स ऑन द टर्म डिबेंचर. डिबेंचर के आगे एक परसेंटेज लगा देंगे, जैसे 10% डिबेंचर, जैसे 15% डिबेंचर. डिबेंचर के आगे एक प्रीफिक्स लगा देंगे हम लोग. द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंसीडर्ड. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन डिबेंचर्स को लेकर के
रिडेम्पशन को लेकर के क्या बनेंगी वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो टर्म्स हैं मैं आपको बता दूं, आप जब डिबेंचर का इशू करेंगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन तरह से आपके डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। रिडीम करेंगे या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। तो जब आप ऐसी एंट्रीज करेंगे तो मैं आपको बता दूं कुल मिलाकर 6 केस मैं आपको यहां करवाने वाला हूं, जिसमें एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट अगर हमने डिबेंचर इशू किए और रिडीम करेंगे इन तीनों केस में एट पार, फिर हम पढ़ेंगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट डिबेंचर इशू करेंगे, लेकिन इन तीनों ही केस में हम रिडेम्पशन करेंगे एट प्रीमियम। तो डिबेंचर का रिडेम्पशन एट पार या एट प्रीमियम इस तरह से भी आपका हो सकता है, उसके बारे में हम लोग एंट्री करने वाले हैं। डिफरेंट केस आएंगे हमारे पास 6, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ कंडीशन इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट मे बी द फॉलोइंग 6 केसेस। 6 केस हो सकते हैं, बट उनको मैंने यहां नहीं रखा, थोड़ा आगे जाके बताऊंगा वो 6 केस आपके क्या हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं डिबेंचर को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीन तरह से इशू किया जा सकता है। रिडेम्पशन जो है वो एट पार और एट प्रीमियम किया जा सकता है। अब आगे बढ़ता हूं, अगर डिबेंचर को इशू करने का प्रोसेस, तो बेटे मैं आपको बता दूं जो अभी आप इशू ऑफ शेयर में शेयर इशू करने का प्रोसेस पढ़ के आए हैं, सेम प्रोसेस आपका डिबेंचर इशू करने का होगा। इशू ऑफ डिबेंचर में लिखा गया द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इज वेरी मच सिमिलर दैट इशू ऑफ शेयर। जैसे एक कंपनी अपने डिबेंचर शेयर इशू करती है, सेम प्रोसेस होगा डिबेंचर इशू करने का। अ प्रोस्पेक्टस इज इशू with the terms and condition of issue of debenture are given. Application on the prescribed form are deposited with the company's banker along with the application money. Full amount of debenture may be called by the company on application itself. It may be called in installment as the case of the share, and the amount of debenture is called on application, some amount on allotment, एंड बैलेंस में भी कॉल्ड ऑन द वन और मोर कॉल। मतलब कुछ पैसा कॉल में हम अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, कुछ कॉल में हम मंगवा सकते हैं। जैसे शेयर का केस था, डिट्टो बनेगा डिबेंचर का केस। जैसे शेयर का केस था, डिट्टो बनेगा डिबेंचर का केस। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री बनाएंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू करेंगे डिबेंचर, अगर रिफंड करेंगे एप्लीकेशन का पैसा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हमें बनानी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन मनी जो है अगर एक्सेस आ गई और उसे अगर एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, तब एंट्री बनाते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। ये तब होता है जब प्रोराटा अलॉटमेंट हम करेंगे। अगर हमें डिबेंचर का प्रोराटा अलॉटमेंट करना होता है तब ऐसा हम लोग करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, अगर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, तो अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, रिसीव करेंगे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट या फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से हम इसकी एंट्री जो है वो बनाने वाले। इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर, अगर मैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन तरह से हमें डिबेंचर इशू करने हैं। अगर एट पार करेंगे, एट प्रीमियम करेंगे या एट डिस्काउंट करेंगे, किस तरह से एंट्री बनाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई ऐसा है, डिबेंचर कैन बी इशू एट पार विच इंडिकेट द फेस वैल्यू or registered price of the debenture. It may be nominal in the case of ₹100 at par or at the price
विदाउट चार्जिंग एनी प्रीमियम और डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है ना तो उससे सरप्लस ना उससे कम, कोई अमाउंट हम रियलाइज करेंगे उसे हम लोग नाम देंगे एट पार। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया। क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा हुआ है अ कंपनी इशू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, पेबल ₹10 on application, ₹40 on allotment, ₹25 on first call and balance 25 on final call। ये कहता है कंपनी है, 10,000 डिबेंचर हैं 100 वाले, 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले हैं। अब 10,000 100 वाले हैं तो ये हो गए भाई 10 लाख रुपए के। 10,000 100 वाले हैं तो ये हो गए आपके 10 लाख रुपए के। अब इसमें से हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी, इसमें से एप्लीकेशन मनी 10 रुपए, अलॉटमेंट मनी 40 रुपए। एप्लीकेशन के 10 हैं, अलॉटमेंट के 40 हैं, फिर ये कहता है फर्स्ट कॉल के 25, फाइनल कॉल के 25। फर्स्ट कॉल के रुपए हैं 25 और फाइनल कॉल यानी कि सेकंड कॉल की वजह मैं लिख देता हूं फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का अमाउंट भी है 25, यानी कुल मिलाकर आना है 100 रुपए। इस तरह से ये अमाउंट आना है जी। आपको इनकी अकाउंटिंग एंट्री बनानी है। नंबर 1, अगर मैं बात करूं तो ये डिबेंचर आपके हैं 12% डिबेंचर। आपके ये डिबेंचर जो हैं ये है भैया 12% डिबेंचर। आपके जो ये डिबेंचर हैं इनका नाम है 12% डिबेंचर। तो पहली एंट्री जो बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 10 रुपए के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए का अमाउंट ये बन गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर 2 बनाएंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अगर हम लोग बात करें तो ये 10 लाख रुपए जो एप्लीकेशन के आए ये चले गए भाई आपके डिबेंचर्स अकाउंट में। उसके बाद अगर मैं अमाउंट ड्यू करता हूं अलॉटमेंट का, एंट्री बनाएंगे 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ड्यू करेंगे 40 के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपए। मैंने यहां दूसरी एंट्री में 10 लाख लिख दिया गलती से, ये 1 लाख रुपए आना है, ये 1 लाख रुपए आना है। और अलॉटमेंट का जब अमाउंट ड्यू करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 4 लाख रुपए। अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 4 लाख। रिसीव करेंगे ना बेटे तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 4 लाख रुपए आपके रिसीव हो जाएंगे, ये 4 लाख रुपए आपके रिसीव हो जाएंगे। ये ड्यू किया, ये रिसीव किया। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। अगर फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो भाई एंट्री बनाएंगे 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
12% डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे 2.5 लाख रुपए, आपका ड्यू करेंगे 2.5 लाख रुपए का अमाउंट, ड्यू कर दिया। रिसीव करेंगे ना, एंट्री बना लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये 2.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है बेटे, ये आपको रिसीव हो जाएगा। ये 2.5 लाख रुपए का अमाउंट ये आपका रिसीव हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। इसी तरह से फिर आप फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू और रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल भी आपकी 25 रुपए है। अगर फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू और रिसीव करेंगे तो मैं आपको बता दूं 12% फाइनल कॉल का अमाउंट जब आप ड्यू करेंगे 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये ड्यू करेंगे 2.5 लाख रुपए। रिसीव करेंगे ना अगर तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट। ये 2.5 लाख रुपए फाइनल कॉल वाले आपके रिसीव हो जाने हैं। ये वाली एंट्री फाइनल कॉल की हम लोग बना देंगे। अब सब बच्चे मेरे को बता दें, ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या? किस तरह से डिबेंचर एट पार इशू किया जाएगा, ये बेटे मैंने आप लोगों को बताया है। अब सब लोग मेरे को बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? हम एक एक करके चीजें पढ़ेंगे। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, अदर देन कैश, कलेक्ट्रल सिक्योरिटी, इशू एंड डिबेंचर के केस, सब चीजें एक एक करके मैं आपको करवाने वाला हूं। आप सब बच्चे बताओ, इतना सबको क्लियर है क्या? बताइए, बोलिए जी, इतना सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए, आज की क्लास में हम एक बार इतना करते हैं, अगली क्लास में फिर इससे आगे की टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।